से सदावत्सल्य मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर्स की। जुडिशियल ऑफिसरों के एग्ज़ाम कैसे होते हैं, उन एग्ज़ामों में कैसे वो पार करते हैं, नीचे से लेकर ऊपर कैसे हायरार्की तय होती है और कितने कन्फ्लिक्ट होते हैं उनके अंदर। मतलब जुडिशियल अफसर आपस में किस प्रकार से लड़ते हैं सर्विस मैटर्स को लेकर। एक तरफ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, एक तरफ जुडिशरी के लिए ये कहा जाता है दे आर नॉट द सर्वेंट, और दूसरी तरफ जुडिशियल अफसर सर्वेंटों की तरह एक दूसरे के सामने आते हैं, ख़ासतौर से प्रमोशन के मामलों को लेकर। आना स्वाभाविक भी है क्योंकि वो तो नौकरी ही कर रहे हैं, जुडिशियल अफसर हैं तो क्या हुआ है, कर तो नौकरी ही रहे हैं ना। तो नौकरी में जो उनकी सैलरीज़ हैं, जो उनके पर्क हैं, जो उनके प्रमोशंस हैं, इनको लेकर आपस में मुकदमेबाजी होना स्वाभाविक है। और इसको मुकदमेबाजी नहीं कहते, क्लैरिफिकेशन बाय द कोर्ट, यानी कि जजेस के मन में कुछ शंका रहती है तो कोर्ट के क्लैरिफिकेशन की बात आती है। सवाल यहाँ पर यह है कि आंध्र प्रदेश की हायर जुडिशियल सर्विसेज में प्रमोशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। मैं आपको पहले बता दूं कि जुडिशियल लेवल क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट में दो तरह से जो लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनका एलिवेशन कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं उनका कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट के जज बनने के लिए वहाँ प्रैक्टिशनर जो 10 साल की प्रैक्टिस कर चुके हों और नीचे जो जिला जज हों उनमें से प्रमोशन भी होता है और डायरेक्ट एलिवेशन भी होता है। बिल्कुल वैसे ही तीसरी स्टेज पर डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जिसको कहते हैं उसमें भी डायरेक्ट एलिवेशन भी होता है, मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन भी होता है और उसमें प्रमोशन से भी होता है। और अब जो सबसे छोटी कोर्ट जिसको हम लोअर कोर्ट कहते हैं उसमें सीधा रिक्रूटमेंट होता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया चलते चलते वो आया कि डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि नीचे एंट्री लेवल जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम होता है वो तो ठीक है कि वो पहली स्टेज होती है, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। उसमें गड़बड़ी होती भी है तो सिर्फ इस आधार पर होती है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऊपर से मेरिट उठाई जाती है, तो मेरिट में जो ऊपर रहते हैं उनको पहले ज्वाइन करवाया जाता है, जो नीचे रहते हैं उनको बाद में ज्वाइन करवाया जाता है। इसी आधार पर उनके प्रमोशन हो जाते हैं। तो उनके प्रमोशन यानी कि एक ही बैच के आधार पर वो चुनकर आए, ऐसा करके भी कई बार कन्फ्लिक्ट आया। लेकिन ये सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड रूल है कि जो मेरिट में ऊपर था उसकी पहले ज्वाइनिंग होगी, उसको सीनियर माना जाता है। सेम बैच हो तो क्या हुआ। अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट जज की। तो डिस्ट्रिक्ट जज के मामले में जो रिक्रूटमेंट की व्यवस्था है वो हाई कोर्ट तय करता है। सभी राज्यों के हाई कोर्ट अपने यहाँ तय करते हैं। जनरल जो व्यवस्था मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो जनरल व्यवस्था है, जनरल व्यवस्था ये है कि 50 पहले थी, जनरल व्यवस्था ये थी कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेंगे और वो प्रमोशन से ले लेंगे और 50% के दो हिस्से करेंगे, यानी कि 25 और 25%। 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो होगा लेकिन उसमें कोटा होगा। वो कोटा ये है कि जो लोग भी प्रैक्टिशनर हैं, 7 साल की प्रैक्टिस 35 साल की आयु हो गई, उनको एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देके वो क्वालिफाई हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। दूसरा, नीचे की कोर्ट से जो प्रमोशन पर आएंगे, यानी कि एक तो हमने 50% प्रमोशन पर कर दिया जो ड्यू प्रमोशन से आए, और दूसरे जो 25% बचे वो हमने लिमिटेड एग्ज़ाम करवाया सिर्फ जुडिशियल अफसर्स के लिए। जुडिशियल अफसर्स जो 7 साल की जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को पार कर चुके हों और फिर वो 7 साल का, कहीं 7 साल का है, कहीं 10 साल का है, और फिर वो प्रमोशन पर हों, यानी कि वो प्रमोट हो सकते हैं। अब जो पहली कैटेगरी है जिसमें 50% हम प्रमोशन की बात करते हैं और ये जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें हम लिमिटेड एग्ज़ाम की बात करते हैं, उसमें फ़र्क जानना ज़्यादा आवश्यक है। पहली वाली कैटेगरी में जो टॉप की मेरिट रहती है उस मेरिट के आधार पर वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में प्रमोशन कर जाते हैं। CJM होगा, CMM होगा, JSCC कोर्ट होगा। नीचे से 15 किसी की 15 साल की प्रैक्टिस मतलब जजशिप हो जाती है, किसी की 20 साल की हो जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहता है। वो प्रमोट होकर वहाँ पहुँचेंगे। उनका एक सूटेबिलिटी टेस्ट बहुत सारे राज्य करवाते हैं, बहुत सारे नहीं करवाते हैं, जनरली राज्य करवाते हैं। सूटेबिलिटी का मतलब होता है कि दे आर सूटेबल फॉर द पोस्ट और नॉट। अब ये जो प्रमोट होकर आए वो प्रमोट होकर पहले प्रोवेशन पर रहते हैं,
हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोबेशन पर रहते हैं। प्रोबेशन का मतलब एफटीसी बना दिया गया। एफटीसी बनाने के बाद इनको प्रोबेशन खत्म होता है और इनको परमानेंट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, एडीजे के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में। और इनका सूटेबिलिटी टेस्ट होता है कि भाई सूटेबल फॉर द पोस्ट होते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत इजी एग्जाम आता है, ऑप्शनल पेपर होता है, क्योंकि अगर सही से एचजीएस के पेपर में इनको पार्टिसिपेट करवा दिया जाएगा तो ऐसा भी अनुमान है कि ये को पास ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 20 साल से 18 साल से तो नीचे जिस कोर्ट में वो जजशिप कर रहे हैं उसमें वो मैटर ही नहीं आते। जो मैटर उनको करने हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो 10 साल से ऊपर की सज़ा वाले हैं, सज़ा मौत की सज़ा वाले भी हैं। इसलिए उनकी प्रैक्टिस चूंकि नीचे कोर्ट में नहीं आती, इसलिए 20 साल बाद वो रेलिवेंट भी हैं कि नहीं हैं ये चेक करने के लिए सूटेबिलिटी टेस्ट होता है। मेरा मानना है कि सूटेबिलिटी टेस्ट की जगह पर एक एग्ज़ाम प्रॉपर होना चाहिए जैसा बाकी डायरेक्ट कर एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, इसके लिए उन कैंडिडेट्स के से लड़कर आइए जो डायरेक्ट आ रहे हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि जो 50% पहुंच गए वहाँ प्रमोशन से, उनका सूटेबिलिटी टेस्ट करवाओ और उनको ज्वाइन करवा लो। पहले प्रोबेशन पर करवाओ, फिर उनकी परमानेंट ज्वाइनिंग 2-3 साल में करवा दो, ऐसा रहता है। फिर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो भी प्रोबेशन पर रहते हैं। राइट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले जो आए उन्होंने सीधा सीधा हो गया, उनका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, 25% वो बैठ गए। बाकी 25% जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो लिमिटेड एग्ज़ाम, वो प्रमोशन पर ड्यू नहीं है, लेकिन उनकी बेसिक क्राइटेरिया पूरी हो गई तो वो लिमिटेड एग्ज़ाम देते हैं। लिमिटेड एग्ज़ाम से मतलब होता है वो एचजीएस का वही एग्ज़ाम जो कि बाकी कैंडिडेट देकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें कम पूछी जाती हैं। उस लिमिटेड एग्ज़ाम में कुछ जुडिशियल जो कुछ केसेस पूछे जाते हैं, या फिर 2 पेपर होते हैं, बाकी के कई एक पेपर होते हैं, जीएस के भी पेपर होते हैं। तो कुछ राज्य लेकिन जीएस का पेपर लेते ही नहीं, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम लिमिटेड ही कहा जाता है। लिमिटेड एग्ज़ाम वाले जो क्वालिफाई करके गए वो एडहॉक पर वो भी जाते हैं। अब सवाल आता है कि हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल कौन सा, जो केस है पार्टिकुलर वो ये है कि हाई कोर्ट के लिए एलिजिबल कौन है। पहला तो मेरा मानना है कि जो लिमिटेड एग्ज़ाम से आते हैं वो जनरली हमारे देश में लिमिटेड एग्ज़ाम बड़ा कठिन मानते हैं, क्योंकि जुडिशियल अफसर नीचे जो नौकरी कर रहे होते हैं उनके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, वो कम समय दे पाते हैं और वो उस लेवल के जजमेंट्स पर जाते ही नहीं हैं या जाने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि जुडिशियल अफसर के रहते उन पर लोड बहुत होता है। तो इसलिए वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लड़ नहीं पाते। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बराबर ही उनका पेपर आता है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसलिए वो एग्ज़ाम देते ही नहीं है, वो 25% भी नहीं दे पाते। तो बाद में क्या किया कि ज़्यादातर बोर्डों ने अपने यहाँ वो 25% के क्राइटेरिया से भी वो बाहर निकाल लिया। अब हो गया 65+10, यानी कि जो लिमिटेड एग्जाम से जाएगा वो 10% और 65% जो है वो प्रमोशन से जाएंगे, क्योंकि ये 25% पूरे के पूरे एग्जाम क्वालिफाई करने की स्थिति में होते नहीं है, ये एग्जाम दे ही नहीं पाते हैं। ये मैंने जैसे कहा कि इनको या तो अवसर नहीं मिलता है या फिर वो लेवल मेंटेन नहीं कर पाते जिस लेवल के जजेस की आवश्यकता है। लेकिन इसलिए इनका 25% से घटाकर 10% लिमिटेड एग्जाम, 15% प्रमोशन में जोड़ दिया, यानी कि वो 50 से 65 हो गया और ये 25 से 10 रह गया। लेकिन 25% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं, जो प्रैक्टिशनर एग्जाम देके क्वालिफाई होंगे, उनका पेपर सबसे टफ आता है। वो डिस्ट्रिक्ट जज बड़ी टफ तरीके से बनते हैं, कम आयु में चूंकि बन जाते हैं 35, 36, 37 साल में, इसलिए वो हाई कोर्ट भी पहुंचने की उनकी संभावनाएं रहती हैं। अब यहाँ पर जो केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया वो आंध्र प्रदेश का आया। आंध्र प्रदेश के सी यामिनी एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट फॉर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती, ये केस है। 2 जजों की बेंच में आर्टिकल 32 इन्वोक हुआ था और ये कहा गया था कि भाई ये आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है या जो प्रमोशन होता है, इस प्रमोशन में हमको एलिजिबल मान लिया जाए। इन लोगों का कहना था हमको एलिजिबल मान लिया जाए। किस आधार पर एलिजिबल मान लिया जाए? इस आधार पर एलिजिबल माना जाए कि जो एडहॉक की पोस्ट हमारी है, एडहॉक से मतलब है कि वहाँ जाने के बाद जो प्रोवेशन पर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल काटा था, जिसमें उन्होंने सूटेबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया था, या और जो भी व्यवस्था वहाँ राज्य की हो, वो 2.5 साल भी या 3 साल भी मेरे जोड़ लिए जाएं। अगर वो जोड़ लिए जाते हैं जिस पर एडहॉक पर रहे तो सुप्रीम हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना था। हाई कोर्ट के सामने बात गई। इससे पहले भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक बड़ा केस पहले डिस्कस हो चुका है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये एलिजिबिलिटी को माना नहीं था। वो केस था बीएस जगजीवन कुमार
वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल आंध्र प्रदेश 18 अप्रैल 2017 का जजमेंट है। इसमें भी ये कहा गया था कि साहब हमको कंसिडर कर लिया जाए। ये 53 साल के जज साहब थे और इनको लग रहा था कि हाई कोर्ट पहुंचा जा सकता है। हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए था। इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की और ये कहा कि हमको एलिजिबल मान लिया जाए, क्योंकि हमारी जो एडॉक की पोस्ट है, एडॉक पर जो हमने काम किया है उसको कंसिडर कर लिया जाए। हालांकि और इनके आपस के बीच में, जुडिशल अफसर्स के बीच में प्रमोशन किसका हो, एक ही बैच के लोग हैं, तो ये कहा गया कि 40 पॉइंट जो आंध्र प्रदेश के रूल्स हैं उसमें 40 पॉइंट रहते हैं। उन 40 पॉइंटों के आधार पर, मतलब उनका जो 40 पॉइंट का जो रहता है, बोले उन 40 पॉइंटों में अगर आपके पॉइंट बढ़ते हैं, जो 40 क्राइटेरिया उनमें पॉइंट बढ़ते हैं, तो आपका प्रमोशन उसका पहले माना जाएगा, ये सेटल्ड है। लेकिन जो एडॉक का टाइम है वो नहीं जोड़ा जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कल। उन्होंने कहा कि जो एडॉक का टाइम है वो, चूंकि आप परमानेंट जज नहीं हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भी आप जल्दी से नहीं आ पाए हैं। मेरा कहना था एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले, यानी कि जो सूटेबिलिटी, हम लोग लिमिटेड एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, लिमिटेड एग्ज़ाम में जो नौकरी पूरी हो जाती है उसके बाद भी हो सकता है कभी कभी 10-10 साल बच जाते हैं, कभी 5-7 साल बच जाते हैं। तो 7 साल अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वहाँ पहुँच गए तो आप ड्यू प्रमोशन से बहुत पहले पहुँच जाते हैं। अब उसमें भी 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, जो भी आपका प्रोबेशन का टाइम है उसको निकाल दीजिए। जब आप 8 साल 10 साल पहले पहुँच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट पहुँचने की संभावना ज़्यादा रहती है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि भाई देखो, ये जो टाइम है वो टाइम जोड़ा नहीं जा सकता। आर्टिकल 217(2)(a), जिसमें हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें इसको काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि आप परमानेंट जज नहीं थे, और चूंकि आप परमानेंट जज नहीं थे इसलिए आपको वो अवसर नहीं दिया जा सकता। मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को बिल्कुल क्लैरिटी से क्लियर किया है और ये बताया है कि देखिए, हम तभी कंसिडर करेंगे जब आप स्थायी रूप से आ जाएंगे या फिर एग्ज़ाम देकर आइए। और एग्ज़ाम, जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम देना हमारे जजेस को शोभा इसलिए नहीं देता क्योंकि नीचे पढ़ने का स्वभाव थोड़ा ख़त्म हो जाता है। 7 साल से नीचे के जजमेंट, जो 7 साल से नीचे सज़ा वाले केसेस सुनते हैं, उन केसेस में हालांकि केस तो केस है, लेकिन फिर भी जो सजाए मौत का केस सुनेगा, मौत की सज़ा देगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा, उसकी नॉलेज तो परखना अति आवश्यक है, उसको एलिजिबल होना ही चाहिए। और इसके लिए उन जजेस को जो प्रमोशन चाहते हैं, जो हाईकोर्ट भी जाना चाहते हैं, जो ट्रैक से हटकर तेज़ी से चलना चाहते हैं, उनको लिमिटेड एग्ज़ाम देना ही चाहिए और उसके लिए उनको पढ़ना भी अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।